आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में हुए उस धमाके के बारे में जिसने सच में सबको हिलाकर रख दिया है। हाँ, और हमारे पास जो रिपोर्ट है वो 10 नवंबर 2025 को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए उस ब्लास्ट की पूरी कहानी। एक तरह से परत दर परत खोलती है। बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि हम इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब ये साजिश कितनी गहरी थी, हमारे जांच एजेंसियां क्या ढूंढ निकाल रही हैं। और सबसे जरूरी, एक समाज के तौर पर हमारे लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी एक सफेद Hyundai i20 कार से शुरू होती है। जो एक ट्रैफिक सिग्नल पर आकर रुकी थी, और ये कोई आम समय नहीं था। शाम का पीक आवर, दिल्ली का वो इलाका जो इतिहास और भीड़ दोनों से खचाखच भरा रहता है। और बस कुछ ही पल बाद एक इतना जबरदस्त धमाका हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई। और दर्जनों घायल हुए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये वो जिंदगियां हैं जो उस शाम हमेशा के लिए बदल गई। रिपोर्ट में चश्मदीदों के बयान है जो बताते हैं कि धमाका कितना कितना भयानक था। आसपास खड़ी गाड़ियां, ऑटो रिक्शा सब आग के गोले में तब्दील हो गए। कहते हैं आसपास की इमारतों के शीशे तक टूट गए। माहौल में एक अजीब सा डर और धुआं भर गया था। और जैसे ही ये हुआ, एजेंसियों ने तुरंत एक्शन लिया। मामला सीधे एंटी टेरर कानूनों के तहत दर्ज किया गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है ना? बहुत बड़ा। सरकार इसे एक आम आपराधिक घटना नहीं, बल्कि देश पर एक संगठित हमले के तौर पर देख रही थी। और यहीं से जांच का असली हिस्सा शुरू होता है। जब एजेंसियों ने सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया, तो कहानी सिर्फ एक कार या एक ड्राइवर की नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। उन्हें एक पूरे मॉड्यूल का पता चला। हाँ, और ये शब्द यहाँ बहुत मायने रखता है। मॉड्यूल का मतलब है एक छोटा संगठित समूह जो एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। और इस मॉड्यूल की जो तार जुड़े वो बेहद चौंकाने वाले थे। बिल्कुल। इसमें एक डॉक्टर का नाम आया, एक जानी मानी यूनिवर्सिटी का जिक्र हुआ, और कई गाड़ियों के इस्तेमाल की बात सामने आई। एक मिनट। डॉक्टर और यूनिवर्सिटी, ये तो वो प्रोफाइल नहीं है जिसके बारे में हम आम तौर पर सोचते हैं जब ऐसी घटनाओं की बात होती है। यहीं पर यह मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है। आप देखिए, हमारी इंटेलिजेंस मशीनरी अक्सर एक खास तरह के प्रोफाइल पर ध्यान देती है। मतलब शायद हाशिए पर धकेले गए, कम पढ़े लिखे नौजवान। हाँ, कुछ वैसा ही। लेकिन जब एक डॉक्टर या यूनिवर्सिटी का छात्र इस तरह की गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो ये हमारे पूरे सिस्टम के लिए एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। क्योंकि ये लोग समाज में इतनी आसानी से घुल मिल जाते कि उन पर शक करना लगभग नामुमकिन होता है। एग्जैक्टली। मतलब उनकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वो किसी की नजर में नहीं आए। वो उस संदिग्ध की परिभाषा में ही फिट नहीं होते थे। और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। बिल्कुल, ये दिखाता है कि रेडिकलाइजेशन या कह सकते हैं कट्टरपंथ अब किसी एक वर्ग या तबके तक सीमित नहीं है। इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी और अप्रत्याशित जगहों पर हो सकती हैं। तो ये सिर्फ एक धमाका नहीं है, ये हमारी सुरक्षा की पूरी समझ पर एक सवालिया निशान है। सही बात है। और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, एक और परत खुली जिसने इस साजिश को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। आप 6 दिसंबर वाली बात कर रही हैं? हाँ, रिपोर्ट बताती है कि इस हमले की असली तारीख शायद 10 नवंबर नहीं बल्कि 6 दिसंबर थी। और ये तारीख, जैसा हम जानते हैं, ये महज एक कैलेंडर की तारीख नहीं है। इसका एक बहुत ही संवेदनशील, ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भ है। तो अगर ये सच है कि 6 दिसंबर की तारीख जानबूझकर चुनी गई थी, तो ये हमला सिर्फ लोगों को मारने के लिए नहीं था। नहीं, ये एक संदेश देने के लिए था। समाज में पुरानी दरारों को फिर से कुरेदने के लिए था। एक तरह से नफरत की आग में घी डालने जैसा। मतलब मकसद सिर्फ आतंक फैलाना नहीं, बल्कि समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटना भी था। संभावना तो यही लगती है। इसे एक बदले की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, आतंकवाद का एक बड़ा मकसद सिर्फ शारीरिक नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि समाज के मनोविज्ञान पर हमला करना होता है। और एक ऐसी तारीख चुनना जो पहले से ही संवेदनशील हो, वो इस मनोवैज्ञानिक हमले को कई गुना बढ़ा देता है। बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि सरकार ने इसे बिना किसी लाग लपेट के आतंकी घटना घोषित किया, ताकि एजेंसियों को इस नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने के लिए हर जरूरी अधिकार मिल सके। सही। तो ठीक है, एक तरफ जांच चल रही है, नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ शहर का क्या,
दिल्ली और पूरे एनसीआर में सुरक्षा एकदम टाइट कर दी गई है। हाँ, हर जगह चेकिंग, बैरिकेड, इसका आम लोगों की जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। किस तरह का असर? एक तो है तात्कालिक असर, यानी डर का माहौल। लोग भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से कतराने लगते हैं। मेट्रो में, बाजार में एक दूसरे को शक की नजर से देखा जाने लगता है। ये जो आपसी भरोसा है वो कमजोर पड़ने लगता है। हाँ, और यही किसी भी समाज की नींव होता है। रिपोर्ट इस घटना को शहर की सामाजिक सहनशीलता की परीक्षा कहती है। ये एक भारी शब्द है। इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि क्या हम एक समाज के तौर पर इस झटके को झेल सकते हैं बिना बिखरे? क्या हम डर और शक को अपने ऊपर हावी होने देंगे या हम एकजुट रहेंगे? मतलब ये घटना हमें एक दोराहे पर लाके खड़ा कर देती है। बिल्कुल, एक रास्ता है आपसी नफरत और विभाजन का, और दूसरा है एकजुट होकर ऐसी विचारधाराओं को हराने का। ये घटना इसी बात का टेस्ट है कि दिल्ली कौन सा रास्ता चुनती है। अधिकारियों ने बयान दिए हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये बयान हर ऐसी घटना के बाद आते हैं। हाँ, आते हैं, लेकिन क्या सिर्फ दोषियों को पकड़ लेना काफी है? वो जो सामाजिक विश्वास टूटता है उसका क्या? नहीं, बिल्कुल काफी नहीं है। दोषियों को सजा देना न्याय का एक हिस्सा है, लेकिन वो पूरी तस्वीर नहीं है। टूटा हुआ भरोसा वापस बनाने में सालों लग जाते हैं। और इसके लिए सिर्फ सरकारी बयानों की नहीं बल्कि हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। हाँ, ये सिर्फ कानून और व्यवस्था का मामला नहीं है, ये सामाजिक ताने बाने को फिर से बुनने का काम है। अच्छा, तो जांच तेजी से चल रही है, लेकिन रिपोर्ट कई ऐसे सवाल भी खड़े करती जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। और ये सवाल बहुत बड़े हैं। पहला तो यही कि इस हमले का असली मास्टरमाइंड कौन है? इसका मकसद क्या वाकई सांप्रदायिक था, या इसके पीछे कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क है जिसका ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है? हाँ, क्योंकि ये दोनों ही सूरत में हमारी प्रतिक्रिया को पूरी तरह बदल देगा। बिल्कुल, अगर ये एक घरेलू सांप्रदायिक रूप से प्रेरित मॉड्यूल है तो उसे रोकने का तरीका अलग होगा, लेकिन अगर इसके तार किसी बाहरी संगठन से जुड़े हैं तो हमें एक पूरी तरह से अलग तरह की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। सही बात है, दुश्मन को जाने बिना आप उससे लड़ नहीं सकते। दूसरा सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि अगर ये मॉड्यूल 6 दिसंबर को हमला करने वाला था तो क्या उनके निशाने पर और भी जगहें थीं? ये एक बेहद डरावनी संभावना है। क्या ये सिर्फ एक धमाके की योजना थी या हमलों की एक पूरी सीरीज की तैयारी थी? ये पता लगाना भी उतना ही जरूरी है। एक मॉड्यूल का पकड़ा जाना एक कामयाबी है, लेकिन क्या उस नेटवर्क की और भी शाखाएं हैं जो अभी भी सक्रिय हो सकती हैं? सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये हमेशा एक दौड़ होती है। उन्हें नेटवर्क के हर हिस्से तक पहुंचना होता है, इससे पहले कि वो कोई और नुकसान पहुंचा सकें। हाँ, और शायद सबसे परेशान करने वाला सवाल, हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम कहाँ चूक गया? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। जैसा कि आपने कहा, ये लोग समाज का हिस्सा थे, पढ़े लिखे थे, तो ये मॉड्यूल इतने लंबे समय तक बिना किसी की नजर में आए कैसे काम करता रहा? देखिए, इंटेलिजेंस की विफलता दो तरह की हो सकती है। एक होती है इंफॉर्मेशन गैप, यानी आपके पास जानकारी ही नहीं थी। और दूसरी होती है एनालिसिस गैप, यानी जानकारी के छोटे छोटे टुकड़े तो थे, लेकिन कोई उन्हें जोड़कर बड़ी तस्वीर नहीं देख पाया। हमें ये समझना होगा कि चूक कहाँ हुई। क्या हमें ऐसे असामान्य प्रोफाइल वाले लोगों पर नजर रखने के लिए अपने तरीके बदलने होंगे? शायद इन सवालों के ईमानदार जवाब ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद कर सकते हैं। रिपोर्ट में नागरिकों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है कि कोई भी संदिग्ध चीज देखें तो तुरंत पुलिस को बताएं। हाँ, और ये जरूरी भी है। सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। सतर्कता और शक के बीच की वो पतली रेखा। बिल्कुल। तो आज की बातचीत से यह तो साफ है कि दिल्ली का ये धमाका सिर्फ एक हिंसक घटना नहीं थी, यह एक गहरी साजिश थी। हाँ, जिसके पीछे एक ऐसा मॉड्यूल था जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक था। और इसके जो असर है वो सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं बल्कि हमारे पूरे समाज पर है। बिल्कुल, जांच अभी जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही इन सभी अनसुलझे सवालों के जवाब मिलेंगे और दोषियों को सजा होगी। लेकिन ये घटना हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। और वो सवाल क्या है? देखिए, रिपोर्ट नागरिकों की सतर्कता की भूमिका पर जोर देती है जी, लेकिन ये गहरी चुनौती भी पेश करती है। डर के माहौल में एक समाज निगरानी और अविश्वास के बीच संतुलन कैसे बनाता है? हम सतर्कता को उस बिंदु तक कैसे नहीं पहुंचने देते जहां हम एक दूसरे पर, अपने पड़ोसियों पर, अपने साथ काम करने वालों पर शक करने लगें और हमारा सामाजिक ताना बाना ही कमजोर पड़ जाए? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।